पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किसने की? फवाद चौधरी बड़े कमाल के आदमी हैं। मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं जब वो तालिब इल्म थे। उनके अंकल चौधरी अल्ताफ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे। चौधरी साहब गवर्नर बनने से कबल कौमी असम्बली के रुकन रह चुके थे और मेरी उनसे काफ़ी ज़ाती नियाजमंदी थी। लाहौर के गवर्नर हाउस के अलावा पंजाब हाउस इस्लामाबाद में उनके साथ हमारी महफिलें जमती थीं और कभी कभी हमारी फवाद से भी दुआ सलाम हो जाती थी। एक दफ़ा गवर्नर अल्ताफ हुसैन ने मुझे कहा कि फवाद आपका भतीजा है, आप उसकी रहनुमाई किया करें। उन्होंने कहा कि फवाद को सियासत का बहुत शरक है, फिलहाल उसे तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, सियासत तो बाद में होती रहेगी। मैंने तायद में सर हिलाया तो गवर्नर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरा 5 मिनट के लिए फवाद को मिल आएं और उसे समझाएं, बाद में गप्पे लगाएंगे। मैंने पूछा फवाद कहाँ है? गवर्नर साहब ने बताया कि मुलाजिम आपको उनके पास ले जाएगा। फवाद गवर्नर हाउस के एक अकबी कमरे के मकीन थे। मैं उनके पास पहुंचा तो वो LLB की किताबों में मगन दिखाई दिए। मुझे देखकर बोले कि गवर्नर साहब ने आपको भी मुझे समझाने भेजा है। मैंने हाँ या ना में जवाब दिए, मगर उनसे सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी और फौरन अंदाजा लगा लिया कि फवाद हर सूरत में सियासतदान बनने का इरादा कर चुके हैं। मैंने उन्हें हुसैन शहीद सरवर्दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसालें देकर कहा कि सियासत में ज़रूर आएं, लेकिन पहले अच्छे वकील बन जाएं। फवाद ने इत्तेफाक किया कि अच्छी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उन्हें डिक्टेट करने आया हूँ। कुछ साल गुजर गए, फवाद ने वकालत शुरू कर दी, फिर अखबारात में लिखना शुरू कर दिया और फिर वो सियासत में आ गए। चौधरी अल्ताफ हुसैन दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी निस्बत से फवाद के साथ एक ताल्लुक बरकरार रहा। इस दौरान कभी वो मुझसे नाराज हुए तो कभी मैं उनसे नाराज हुआ, लेकिन जब वो वजीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी बने तो उनकी कारकर्दगी ने मुझे वाकई मुतासिर किया। फिर वो दोबारा वजीर इत्तलात बना दिए गए। मुझे खदशा लायक हुआ कि अब फवाद के साथ ताल्लुकात को मामूल पर रखना मुश्किल हो जाएगा। ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आज ना चाहते हुए भी मुझे ये लिखना पड़ रहा है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान फवाद चौधरी के कुछ बयानात से मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ हुई है। 28 मई को BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों की तरफ से बैरून मुल्क इमिग्रेशन हासिल करने के लिए अपने आप पर हमलों के ड्रामे किए जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मुझे ताना दिया है। फिर सोचा कि नहीं, वो मुझे ताना क्यों देंगे, लेकिन अगर मुझे नहीं दिया तो किसको दिया है? क्या मतीउल्लाह जान, अबसार आलम और असद दूर को ताना दिया है? क्या उनमें से किसी ने पाकिस्तान छोड़ा है? फिर मैंने बड़े सख्त लबो लहजे में 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक तकरीर की और मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी के बाद फवाद ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि आप इतनी सख्त बातें ना किया करें। मैंने कहा आप भी गुस्सा दिलाने वाली बातें ना किया करें। थोड़े दिन बाद उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर कर दी और कहा कि कुछ लोग गैर मुल्की अखबारात में पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं कि यहाँ बहुत सेंसरशिप है और ये सब एक बैरूनी एजेंडा है। मैंने फवाद साहब से कहा कि जनाब अगर मुझ पर पाबंदी है तो मैं कैसे कह दूं कि मुझ पर पाबंदी नहीं? फवाद साहब ने जवाब में कहा कि उनका इशारा मेरी तरफ नहीं बल्कि आयशा सिद्दीका की तरफ था। अगर इशारा आयशा सिद्दीका की तरफ भी था तो क्या उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? कुछ दिन बाद उन्होंने डॉन न्यूज पर आरफा नूर के प्रोग्राम में यही बात दोहराई और अब उन्होंने 6 जुलाई को एक ट्वीट किया है जिसमें फरमाया है कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान में आजाद इजहार पर बंदिश का बयानिया दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को FATF और इस जैसे दीगर रेगुलेटरी नेटवर्क्स में लाया जाए। फवाद साहब के इस ट्वीट पर मुझे बहुत से सहाफी दोस्तों ने पूछा कि क्या आप पर पाबंदी खत्म हो गई है? मैंने कहा कि नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे फवाद चौधरी की ट्वीट के स्क्रीनशॉट भेजे। मैंने ये ट्वीट पढ़े तो हंस दिया। फवाद चौधरी को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है और पिछले 3 बरसों को अक्सर सहाफी परवेज मुशर्रफ के 9 बरसों से ज्यादा बुरा कहते हैं, लेकिन वो सेंसरशिप से इनकार कर रहे हैं। ये उनकी सियासी मजबूरी है या मनसब का तकाजा, लेकिन उनके ट्वीट से पता चल गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जरूर किया जा रहा है। मैं बार बार अपनी मिसाल पेश नहीं करना चाहता। पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि मुझ पर किसने क्यों पाबंदी लगवाई है। लेकिन फवाद साहब ये बताएं कि समा टीवी के एंकर नदीम मलिक को FIA ने किसके कहने पर नोटिस जारी किया? नदीम मलिक ने अपने लाइव शो में कहा कि मैं FIA के सामने पेश नहीं हूँगा, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। नदीम मलिक 30 साल से सहाफत कर रहे हैं, वो एक काबिल एहतराम सहाफी हैं। क्या FIA वाले जाकर खुद उनसे मदद तलब नहीं कर सकते थे? नोटिस का मतलब सिर्फ डराना धमकाना था। यह सिलसिला डॉक्टर शाहिद मसूद की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, फिर मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, फिर अबसार आलम पर कातलाना हमला हुआ और फिर असद दूर को घर में घुसकर मारा गया। अगर ये सब कोई साजिश थी तो आप साजिश करने वालों को बेनिकाब क्यों नहीं करते? फवाद चौधरी के सारे बयानात इन सहाफियों के खिलाफ हैं जिन्हें मारा गया या अगवा किया गया या जिन पर पाबंदी लगाई गई। वो तलत हुसैन को सहाफी नहीं मानते क्योंकि वो अब टीवी पर नहीं आते। इस लिहाज से तो
अब ये नाचीज भी साफ ही नहीं, क्योंकि मेरे टीवी पर आने पर भी पाबंदी है। ज़ाती ताल्लुक और अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए फवाद चौधरी से अर्ज है कि साजिश वो सहाफ़ी नहीं कर रहे जिनको मार पड़ती है या जिन पर पाबंदी लगती है। साजिश का हिस्सा वो लोग हैं जो पाबंदियां लगाते हैं और उन पाबंदियों के नतीजे में सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF इमरान खान और नरेंद्र मोदी को आज़ादी सहाफ़त के 37 आलमी दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल कर देती हैं। अब अगर आप RSF को एक जाली तंजीम कहेंगे तो ये चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। हर साल यही तंजीम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है और जिसमें पाकिस्तान पिछले 3 साल में 6 दर्जे नीचे गिर चुका है। भारत 3 साल में 4 दर्जे नीचे आया। जिस मोदी को इमरान खान हिटलर कहते थे, आज उनका नाम इसी हिटलर के साथ लिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत को इस फहरिस्त में लाने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि फवाद चौधरी भी मेहनत करने वालों में शामिल है, लेकिन वो मेहनत करने वालों के तर्जमान जरूर बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ असल साजिश इन्हीं मेहनती लोगों ने की है।